हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। 5 क्वेश्चंस डेली का जो सीरीज़ मैंने शुरू किया था उसका ये 5th वीडियो है और जो मैं सैम्पल पेपर पढ़ा रही थी उसका ये 21st क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और जो मैं आज आपको 5 क्वेश्चंस आगे के बतलाऊंगी वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। Bile juice does not have any digestive enzyme but still plays a significant role in the process of digestion. Justify the statement. क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बाइल जूस होता है जो लीवर से सिक्रीट होता है, लीवर जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, वो बाइल जूस जो है वो किसी भी फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, मीन्स उसमें कोई एंजाइम नहीं होती, बट फिर भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। लीवर बाइल सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स यानी पैंक्रियास के द्वारा सिक्रीट किए हुए एंजाइम्स भी आते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स तभी इफ़ेक्टिव होते हैं, इफ़िशियंट होते हैं जब उनको एक अल्कलाइन मीडियम मिलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जब स्टमक से आता है, उस केस में स्टमक में चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो फूड एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस जो है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं, वो तभी एक्ट करेंगे जब फूड का नेचर थोड़ा अल्कलाइन हो। और बाइल यही काम करता है, वो फूड को जो फूड जो एसिडिक नेचर का स्टमक से आया है उस फूड को वो अल्कलाइन बनाता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और इफ़िशिएंटली वर्क कर सके। जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो उस लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को भी स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करते ताकि एंजाइम का फंक्शन, एंजाइम का काम करना थोड़ा आसान हो जाए। 21st में एक और क्वेश्चन है, और करके मीन्स चॉइस है। ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो लाइफ प्रोसेस से हैं। बर्ड्स में और मैमल्स में जो हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और हार्ट का जो लेफ़्ट साइड होता है और राइट साइड होता है वो अलग अलग होता है। इसका आपको रीज़न बतलाना है। हार्ट में जो सेपरेशन होता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, वो एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है। ये दोनों ब्लड को सेपरेट करने के लिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड अलग अलग किया जाता है। और ये अलग रखने से क्या होता है कि हमारे बॉडी टिश्यूज़ को, बॉडी सेल्स को लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से एनर्जी अच्छे मात्रा में जनरेट हो पाता है, जिससे कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। State the events occurring during the process of photosynthesis. Is it essential that these steps take place one after the other immediately? आपको फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है क्या ज़रूरी है कि ये तीनों स्टेप्स, एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों स्टेप्स एक साथ हों। इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बता देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आपको स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के डिटेल में जाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, उस लिंक में आप जाकर के अगर वीडियो देखिएगा तो आपको स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। जो पहला स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी यानी सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड प्रोसेस है कि ये सोलर एनर्जी यानी सनलाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर जो वाटर है वो स्प्लिट करता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O, यानी वाटर में 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर जो है वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। और जो थर्ड स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है, रिड्यूस होता है। उसके बाद पूछा क्या ज़रूरी है कि तीनों स्टेप्स एक साथ हों, एक के बाद एक? तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है कि डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं कि दिन के वक्त उनको ज़्यादा वाटर लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, इसलिए वो दिन के वक्त स्टोमेटो को ओपन करना अवॉइड करते हैं और रात के वक्त ही वो कार्बन डाइऑक्साइड ले करके एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं और दिन में फिर वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके बाकी सारे प्रोसेसेस करते हैं। आप कैसे पता करोगे कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है? उसका क्या एक्सपेरिमेंट है कि हम उस कंपाउंड को बर्न करेंगे। तो उसको बर्न करेंगे या तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, आप कुछ भी कह सकते हो। उस केस में एक गैस रिलीज़ होगा। जब एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन उसमें से उस गैस को पास करेंगे, अगर वो मिल्की कन्वर्ट हो गया तो वो इस बात को जस्टिफाई करेगा कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड था। ये हो गया एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई चीज़ को बर्न करे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि उस कंपाउंड में कार्बन है।
फिर बोल रहा है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज नहीं करता बल्कि शेयरिंग करता है विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स या विथ एटम्स ऑफ कार्बन, अदर कार्बन एटम्स। मतलब कि एक कार्बन एटम है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ शेयर करेगा उसको, या फिर दूसरे कार्बन के एटम के साथ वो शेयर कर लेगा, और शेयरिंग के थ्रू ही वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, यानी कि कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। इसमें भी एक और चॉइस है कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए या फिर ये वाला। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजन। कार्बन जितने कंपाउंड्स बनाता है उसकी जो संख्या है वो बाकी सारे एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाते हैं उनकी संख्या से बहुत ज़्यादा है, अकेले कार्बन के कंपाउंड्स। तो इस पॉइंट को जस्टिफाई करना कि आखिर ऐसा क्यों होता है, 2 रीज़न से। फर्स्ट रीज़न है कार्बन की 2 टेंडेंसी, तो एक कैटेनेशन की टेंडेंसी और कार्बन की टेट्रावैलेंसी। ये 2 वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है। कैटेनेशन क्या होता है कि कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर एक लंबा चेन बना सकता है। ये चेन ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, रिंग्ड भी हो सकते हैं। प्लस एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ होने के कारण कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है। फिर है टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब उसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाए तो वो 4 अलग अलग एटम्स के साथ मिलकर के भी कंपाउंड बना सकता है, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। वो चाहे तो वो ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बना सकता है, वो हाइड्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनाता है, सल्फ़र के साथ भी कंपाउंड बनाता है। मीन्स वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना सकता है। और प्लस टेट्रावैलेंसी, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 4 अलग एटम्स के साथ भी मिल जाए। 24th क्वेश्चन में एक्चुअली आपके सामने एक चार्ट था, और उस चार्ट को देख करके आपको बतलाना था कि PQRS जो है उसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना था, मतलब सबसे पहले कम और फिर बढ़ते क्रम में, जो ज़्यादा है वो बाद में। यहाँ पे क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो चारों के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, यानी कि जो चारों एलिमेंट्स हैं जिनके सॉल्ट्स हैं, तो उन चारों एलिमेंट्स को अपने सॉल्ट से अलग कर रहा है और उसके जगह पर वो खुद जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, तो इसका मतलब सबसे रिएक्टिव Q है। उसके बाद P होगा, क्योंकि P जो है वो 2 के साथ एटलीस्ट रिएक्ट कर रहा है, एंड देन R होगा क्योंकि R एक के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, एंड देन S होगा क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Q है, और यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले कम वाला। तो सबसे कम रिएक्टिव S है तो S लिखेंगे, उसके बाद R है फिर R लिखेंगे, देन P है, एंड देन फाइनली सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Q है। तो इस तरह हम अरेंज कर दिए। बी में पूछता है कि ये केमिकल फार्मूला बताइए प्रोडक्ट्स का जब Q कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो Q अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ जाएगा, खुद अपना सॉल्ट बनाएगा, यानी Q सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। Q सल्फेट प्लस कॉपर, यही 2 प्रोडक्ट्स होंगे। 25th क्वेश्चन है, एक प्रिज्म रखा है, वाइट लाइट पास हो रहा है, तो उसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ दिस फेनोमेनन कॉल्ड। इस फेनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसमें वाइट कलर 7 कलर्स में स्प्लिट करता है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वॉयलेट लाइट टू बेंड मोर देन रेड लाइट। वॉयलेट लाइट जो है वो रेड से ज़्यादा बेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उसकी बेंडिंग जो है वो सबसे कम होती है। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी बेंडिंग कम है, वायलेट की वेवलेंथ कम है तो उसकी बेंडिंग ज़्यादा है। सो गाइज़, ये 5 क्वेश्चंस हो गए इस वीडियो में। फिर हम लोग अगले वीडियो में और भी नए 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा हो। फिर भी कोई डाउट हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू क्वेश्चंस। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।